A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with the revision of our chapter The Fundamental Unit of Life. तो लास्ट लेक्चर में हमने बच्चों पढ़ा था कि सेल क्या होता है। ओके, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल को बोलते क्यों हैं? क्योंकि सेल जो है वो बॉडी को बनाने का काम करता है। जैसे ईंट ईंट हैं वो दीवार बनाने का काम करती हैं, वैसे ही सेल जो है वो पूरी बॉडी का शेप, साइज, स्ट्रक्चर, फंक्शन सारा का सारा बनाने का काम करता है। ओके, अब देखिए सेल दो तरह के होते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता था पहले कि सिर्फ दो ही चीज़ें लिविंग हैं, एक प्लांट्स और एक एनिमल्स। ओके, तो ये जो प्लांट सेल होता है इसकी ख़ास बात ये होती है कि इसमें डबल लेयर होती है। बाहर एक सेल वॉल होती है और अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो जो सेल वॉल है वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए होती है प्लांट सेल को। क्यों? क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो अपने किसी भी दुश्मन से, अपने किसी भी खतरे से भाग नहीं सकते। ओके, तो उनको एक जगह खड़ा ही रहना पड़ता है। तो उनके सेल को स्पेशल मजबूती की ज़रूरत है ताकि प्लांट की बॉडी मजबूत रह सके। ओके, एनिमल्स अपने खतरों से भाग सकते हैं, जो भी उनको डेंजर होगा उससे भाग सकते हैं। तो एनिमल का जो सेल होता है उसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा था कि जो सेल होते हैं वो नंबर के बेसिस पे, मतलब अगर एक सेल है तो ऐसे जानवर को जिसमें एक सेल मौजूद है, सिर्फ एक ही सेल है और एक ही सेल पूरी बॉडी का काम कर रहा है, ऐसे एनिमल को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बना है। यूनी मतलब सिंगल, सेलुलर मतलब सेल से बना, तो यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल से बना ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब जो जो ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं वो कहलाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा था कि दुनिया में सबसे छोटा सेल कौन सा होता है? माइकोप्लाज्मा। कौन सा? माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? सबसे बड़ा सेल होता है ऑस्ट्रिच का अंडा। ऑस्ट्रिच जो शुतुरमुर्ग होता है, ऑस्ट्रिच आप गूगल में सर्च करके देखिएगा, सबसे बड़ा बर्ड होता है वो। तो ऑस्ट्रिच का जो एग है वो 2.5 किलो का होता है और वो एक सेल है। सरप्राइजिंगली ऑस्ट्रिच का जो एग है वो एक ही सेल है और वो 2.5 किलो का होता है। ठीक है, अब ये तो हो गई वर्ल्ड की बात। हमारे शरीर में यानी इंसान के शरीर में सबसे छोटा सेल कौन सा होता है? स्पर्म। ओके, स्पर्म बहुत छोटे होते हैं। ओके, और सबसे बड़े सेल कौन से होते हैं? ओवम। ओके, स्पर्म पाया जाता है मेल्स में, ओवम पाया जाता है फीमेल्स में। ओके, तो ये हो गया। अब कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल मैं आपको बता दूं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने हैं। तो ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल हैं क्लामाइडोमोनास, बैक्टीरिया, ओके, वायरस, ओके, प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एमीबा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने हैं, सिर्फ इनकी पूरी बॉडी एक ही सेल से बनी है। एक ही सेल खाना खाता है, एक ही सेल सांस लेता है, एक ही सेल चलता है। ओके, तो एक ही सेल में सारे के सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा आगे जाके कि जो सेल होता है, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, उसमें बाहर वाली लेयर को हम बोलते हैं सेल वॉल, अंदर वाली लेयर को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ओके, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन दोनों होती हैं, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। ठीक है, उसका कारण मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनती है? वो बनती है सेलुलोज की। सेलुलोज एक ऐसा हार्ड सब्सटेंस है जो प्लांट के सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मजबूती प्रोवाइड करता है। ओके, तो सेल वॉल किसकी बनती है? सेलुलोज की। तो प्लांट सेल एनिमल सेल से ज़्यादा मजबूत होता है। ओके, जब किसी प्लांट सेल का पूरा पानी बाहर निकल जाता है तो जो उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल वॉल से दूर सेंटर की तरफ आ जाती है। एक सर्कल को इमेजिन करिए, वो सर्कल छोटा होता हुआ सेंटर की तरफ आ जाए। ओके, तो यही हाल हो जाता है सेल मेम्ब्रेन का।
वो सेल वॉल से चिपकी हुई होती है, बट जब सेल से पानी निकलने लगता है तो सेल वॉल तो कड़क होती है, वो अपनी जगह पर स्थिर रहती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से दूर जाने लगती है, अंदर की तरफ वो सिकुड़ करके छोटी होने लगती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस। ओके। तो अब हम देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। ओके, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? तो सेल वॉल के अंदर की जो मेम्ब्रेन है उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका तीसरा नाम है प्लाज्मा लेमा। ओके, तो ये कुछ 2-3 नाम है इसके। जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन और लिपिड की बनती है, यानी लिपोप्रोटीन की बनती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनती है? लिपोप्रोटीन की। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमीएबल होती है। सेलेक्टिवली परमीएबल का मतलब क्या है? जो चीज़ें सेल के लिए ज़रूरी है सिर्फ उनको अंदर आने देगी, जो चीज़ें सेल के लिए ज़रूरी नहीं है उनको बाहर ही रोक देगी। ये काम होता है सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, सेल के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है उसको सेल के अंदर आने देना, और सेल का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ओके, सेल ने जो भी कचड़ा वेस्ट प्रोडक्ट बाहर मतलब एक्सक्रीट किया है उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब चलिए न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है? देखिए, जैसे हमारे शरीर में हमारे दिमाग का काम होता है हमारे शरीर की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना। हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सब हमारे दिमाग का काम होता है। ओके, हमारे ब्रेन का काम क्या होता है? हमें ये बताना कि कैसी सिचुएशन में क्या कैसे रिएक्ट किया जाए। ओके, कब चलना है, कब उठना है, कब बैठना है, कब बोलना है, ओके, कब सोना है, ये सब कौन बताता है? हमारा ब्रेन। तो उसी तरह सेल का जो ब्रेन है वो कहलाता है न्यूक्लियस। सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, प्रोटीन बनाना, ओके, वाटर को अंदर लेना, ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ओके, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, ठीक है, फैट का सेक्रीशन करना, एटीपी बनाना, ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी को स्टोर करके रखना, ये सारा काम कौन करवाता है? ये काम करवाता है न्यूक्लियस। ओके, तो न्यूक्लियस का काम होता है सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको कंट्रोल करके रखना। ठीक है, न्यूक्लियस इज़ द कंट्रोलर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ इनसाइड द सेल। न्यूक्लियस जो होता है ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, इसकी 2 मेम्ब्रेन होती है। ओके, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लियस के अंदर जब सेल डिवाइड होने वाला रहता है तो न्यूक्लियस के अंदर कुछ स्ट्रक्चर आ जाते हैं जिनको बोलते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, पहले ये क्रोमोसोम क्रोमैटिन फाइबर के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर धागे जैसे पतले पतले होते हैं, लेकिन जैसे ही सेल डिवाइड करने वाला होता है वैसे ही ये क्रोमोसोम मोटे हो जाते हैं। ठीक है, और इनके अंदर क्रोमोसोम के अंदर होता है क्या? डीएनए। ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो डीएनए है, ये डीएनए का काम क्या होता है? हेरिडिटी और इन्फॉर्मेशन को आगे वाली जनरेशन तक पहुंचाना। देखिए, तभी ये जो डीएनए है इसी की बदौलत हम अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। हमारे माँ बाप जो हैं उनसे हमारा चेहरा जो है वो मिलता है काफ़ी हद तक। ओके, थोड़ा बहुत माँ से मिलेगा, थोड़ा बहुत पिताजी से मिलेगा। हो सकता है आपकी आंखें जो है आपकी मदर जैसी हो और आपकी नाक जो है आपके फादर जैसी हो, या फिर आपकी नाक जो है आपकी मदर जैसी हो, आंखें फादर जैसी हो। तो ये सॉरी, ये सारे फैक्टर्स किसकी मदद से होते हैं? डीएनए की मदद से। ठीक है, तो जो डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, उसमें बहुत सारे सेगमेंट बने होते हैं। ठीक है, जैसे एक धागे को आप अलग अलग पार्ट में गठान लगा दो। ओके, एक धागे को लो और उसमें इक्वल डिस्टेंस पे गठान लगा दो आप। ओके, तो बहुत सारे इक्वल पार्ट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही एक डीएनए के भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। इन पार्ट्स को क्या बोलते हैं? जीन। ठीक है, क्योंकि इन पार्ट में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ ऐसी कोडिंग होती है, कुछ ऐसे कोड्स होते हैं, कुछ ऐसी छुपी हुई वैल्यूज़ होती हैं जिसकी मदद से एक कैरेक्टर हमारा बनता है। ओके, कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है? जैसे हमारी हाइट है, हमारे फादर अगर लंबे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे होते हैं कि हमारी भी हाइट ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर हमारे फादर छोटे हैं तो हमारी हाइट भी कम होगी। ओके, या फिर हमारे फादर के बाल नहीं है सर पे तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि आपके भी बाल धीरे धीरे जाने लगेंगे। ओके,
तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जीन के थ्रू होती हैं। जैसे आपकी आँखों का कलर ब्लैक है या ब्राउन है, ठीक है, आपके बाल कर्ली हैं या स्ट्रेट हैं, तो ये सब इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है? जो डीएनए के अलग अलग पोर्शन होते हैं, अलग अलग सेगमेंट होते हैं, वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आती है। ठीक है, तो उन सेगमेंट्स को जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डीएनए के ऐसे सेगमेंट्स जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन सेगमेंट्स को बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं? जीन। ओके, अब देखिए, ये तो हो गया पूरा, आपको मैंने समझा दिया न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ें होती हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो ये जो न्यूक्लियोलस है, इसका काम होता है प्रोटीन बनाना। ये हिस्टोन प्रोटीन बनाने का काम करता है। ये आरएनए भी बनाता है कभी कभी। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोलस का काम न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन और आरएनए वगैरह बनाना है। ठीक है, अब मैं एक बात और बता देता हूँ, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो न्यूक्लियस की वॉल के बेसिस पे, क्योंकि मैंने आपको बताया जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर दो लेयर होती हैं, आउटर लेयर और इनर लेयर। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है। न्यूक्लियस की बाहर जो लेयर होती है, जैसे सेल के बाहर सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, वैसे ही न्यूक्लियस जो सेल के अंदर होता है, न्यूक्लियस सेल के अंदर होता है, तो न्यूक्लियस के बाहर भी लेयर होती है जो न्यूक्लियस को बाकी सारे सेल ऑर्गेनल से अलग करती है। ओके, तो इन लेयर्स को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके बेसिस पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो दो तरह के होते हैं, प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, उनका जो न्यूक्लियस का मटेरियल है, डीएनए, हिस्टोन, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें ऐसे बिखरी हुई होती हैं सेल में, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ऐसा सेल क्या कहलाता है? प्रोकार्योटिक सेल। तो प्रोकार्योटिक सेल क्या कहलाता है? ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो है वो ठीक से प्रेजेंट ना हो। ठीक है, उस सेल को क्या बोलते हैं? प्रोकार्योटिक सेल। तो प्रोकार्योटिक सेल का एग्जांपल है बैक्टीरिया। प्रोकार्योटिक सेल का एग्जांपल क्या है? बैक्टीरिया। ओके, अब हम बात करते हैं ऐसे सेल की जिसमें न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है, उस सेल को बोलते हैं यूकार्योटिक सेल। ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद हो, उस सेल को क्या बोलते हैं? यूकार्योटिक सेल। यूकार्योटिक सेल का एग्जाम्पल है एनिमल सेल, प्लांट सेल। ओके, तो ये दोनों सेल में न्यूक्लियस के बाहर प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? यूकार्योटिक सेल। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि न्यूक्लियस की वॉल के बाहर, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियस की वॉल के बाहर जो फ्लूइड मटेरियल भरा होता है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर, मतलब सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो फ्लूइड मटेरियल, जो लिक्विड जैसा मटेरियल भरा होता है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर भी एक गाढ़ा सा लिक्विड भरा होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जब ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिल जाते हैं तो ये बना लेते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बना लेते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अपने अगले अब हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनल्स की। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स काम करते हैं, हमारे शरीर में जो काम ऑर्गन्स का होता है वही काम सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स का होता है। देखिए, बहुत सारे, जैसे हमारे बहुत सारे काम होते हैं हमारे शरीर में, जैसे ऑक्सीजन अंदर लेना है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना है, ये प्रोसेस रेस्पिरेशन हो गया। ठीक है, एक्सक्रीशन है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, डाइजेशन है। ओके, फिर सर्कुलेशन है। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस हमारे शरीर में चलते रहते हैं। तो ऐसे ही प्रोसेस सेल के अंदर भी चलते हैं। तो ये प्रोसेस कौन करवाता है हमारे बॉडी में? तो ऑर्गन्स करवाते हैं। हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स मौजूद हैं, लिवर, किडनी, ओके, हार्ट, तो ये सारे ऑर्गन्स ये हमारे शरीर के काम करवाते हैं। सेल के अंदर ऐसे ही कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल्स। तो ये सेल ऑर्गेनल्स सेल का पूरा काम करते हैं। ओके, जैसे
ये सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं, तो कुछ सेल ऑर्गेनल के मैं नाम बताना चाहूँगा, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, लाइजोसोम है, राइबोसोम है, ठीक है, न्यूक्लियस है। तो ये सारे सेल ऑर्गेनल्स के नाम हैं जो मैं अभी ले रहा हूँ। ओके, तो सेल का सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल कौन सा होता है? राइबोसोम। कौन सा? राइबोसोम। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सेल ऑर्गेनल की बात करते हैं जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। ये जो न्यूक्लियस के बाहर ब्राउन कलर के, चॉकलेट कलर के जो स्ट्रक्चर हैं, अभी जब ये डायग्राम क्लियर होगा तो आपको क्लियरली दिखाई देगा। जो ये न्यूक्लियस के बाहर चॉकलेट कलर के स्ट्रक्चर हैं जो एकदम न्यूक्लियस से सटे हुए हैं। न्यूक्लियस कहाँ पर है? सेंटर में। सेंटर में जो पर्पल कलर का हिस्सा है वो न्यूक्लियस है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के बाहर आप देख सकते हैं एक लेयर है, ओके, उसमें येलो येलो कलर के दाने भी चिपके हुए हैं। तो ये जो लेयर है इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम क्या होता है सेल में? जैसे हमारे शरीर में हड्डियों का काम होता है। हड्डियों का क्या काम होता है हमारे शरीर में? हमारे शरीर में हड्डियों का काम होता है हमारे शरीर को सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है, एक ऐसी मजबूती देना जिससे हमारा शरीर आराम से चल फिर सके। ओके, तो देखिए न्यूक्लियस के आजू बाजू जो स्ट्रक्चर मौजूद है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? सेल को मजबूती प्रोवाइड करना। क्या काम है? सेल को मजबूती देना। ओके, ये सेल की हड्डियों का काम करते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं। एक होता है जिसमें दाने मौजूद होते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ दाने मौजूद हैं, येलो येलो कलर के छोटे छोटे दाने मौजूद हैं, और कहीं कहीं पर दाने मौजूद नहीं हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कहीं कहीं पर दाने मौजूद हैं, ठीक है। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में छोटे छोटे दाने प्रेजेंट है, ये दाने क्या है? राइबोसोम। वही राइबोसोम जो सेल का सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल होता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये राइबोसोम्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ओके, तो जिस लेयर में, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में छोटे छोटे राइबोसोम प्रेजेंट हैं, दाने प्रेजेंट है, वो खुरदरी होगी, ओके, वो रफ होगी, वो सरफेस क्या होगी? रफ होगी। तो ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पर ये राइबोसोम प्रेजेंट है, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब दूसरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पर ये राइबोसोम नहीं प्रेजेंट है उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम मौजूद होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं मौजूद होते हैं, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर आपको देखने मिल रही होगी। ये यहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है इसमें दाने नहीं प्रेजेंट है, ओके। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दाने प्रेजेंट नहीं होते हैं उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर जो चिकनी वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब देखिए जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी उसमें राइबोसोम मौजूद थे, और राइबोसोम क्या बनाते हैं? प्रोटीन। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या बनाएगी? प्रोटीन, ओके। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें कोई भी राइबोसोम नहीं प्रेजेंट है और वो चिकनी है, तो वो चिकनी चीज़ें बनाएगी जैसे लिपिड। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाती है? लिपिड बनाती है। क्या बनाती है? लिपिड, ओके। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है क्या? प्रोटीन। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है लिपिड, ओके। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है कभी कभी ये टूट करके एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिनको बोलते हैं गोल्जी बॉडीज़, ठीक है। क्या बोल देते हैं? गोल्जी बॉडीज़। यहाँ पर कहीं ये गोल्जी अपैरेटस लिखा हुआ है, ये गोल्जी अपैरेटस यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप देखिए गोल्जी अपैरेटस क्या होता है। तो ये टूटी हुई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टुकड़ा है, ठीक है। और ये अपने अलग काम करने लगता है। गोल्जी अपैरेटस का काम क्या होता है? जो भी मटेरियल सेल के अंदर है, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या बनाया था? प्रोटीन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? लिपिड। तो ये प्रोटीन और लिपिड को उठा करके
ये गोल्जी अपैरेटस क्या करता है, प्रोटीन और लिपिड को उठा करके ट्रांसपोर्ट कर देता है। गोल्जी अपैरेटस का काम क्या होता है, लिपिड और प्रोटीन को पैक करके ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जहाँ पर प्रोटीन की ज़रूरत है वहाँ पर प्रोटीन को भेजेगा, जहाँ पर लिपिड या फैट की ज़रूरत है वहाँ पर लिपिड को भेजेगा। ओके, तो गोल्जी अपैरेटस का मेन काम क्या होता है, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, पैक करेगा और ट्रांसपोर्ट कर देगा सारे मटेरियल्स को। ओके, तो ये काम होता है गोल्जी अपैरेटस का। अब कभी कभी क्या होता है, गोल्जी अपैरेटस के अंदर कुछ चेंज आने लगते हैं, ठीक है, और वो गोल गोल हो जाता है। ओके, गोल्जी अपैरेटस कैसा हो जाता है, सर्कुलर हो जाता है, ठीक है, गोल गोल हो जाता है। तो ये जो जब गोल्जी अपैरेटस सर्कुलर शेप का हो जाता है, जब गोल गोल लड्डू जैसा हो जाता है गोल्जी अपैरेटस, और उसके अंदर बहुत सारे खतरनाक एंजाइम आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे एसिड जैसे एंजाइम आ जाते हैं जो क्या काम करते हैं, बैक्टीरिया या हार्मफुल वायरस वगैरह को मारने का काम करते हैं। कैसे मारते हैं, जैसे सेल के अंदर ज़बरदस्ती कोई बैक्टीरिया घुसने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो लाइजोजोम होगा, यानी गोल्जी अपैरेटस का वो टुकड़ा जो जो सर्कुलर शेप लेकर के उसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम भर गए हैं, ऐसे एंजाइम, ऐसे एसिड भर गए हैं जो एसिड बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो जब कोई बैक्टीरिया वगैरह घुसने की कोशिश करता है तो ये जो लाइजोजोम है उस बैक्टीरिया के पास बम की तरह फट जाता है, ठीक है। तो वो बैक्टीरिया भी मर जाता है, बट सेल को भी काफ़ी नुकसान होता है, बट बैक्टीरिया जो है वो मर जाता है। ओके, तो इसीलिए लाइजोसोम को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स। क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स। ओके, लाइजोसोम को हम सुसाइडल बैग्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सेल ऑर्गेनल्स थे जिनके बारे में हमने पढ़ा। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे कि ये लाइजोसोम हमने पढ़ लिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, ठीक है, एटीपी क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। टिल देन गाइज, आप लोग प्लीज़ लेक्चर्स देखते रहिए, जो भी डाउट्स हैं पूछते रहिए। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।